हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज जो है हमें पूरे हफ्ते भर की खबरों को कवर करना है एक तरीके से, और दिन हम रिवाइज करते हैं। इस हफ्ते जो है क्लासेस आपकी 2 ही हुई हैं, इसीलिए जो बची हुई आपके न्यूज़ थी वो आज के सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी खबरें बची होने वाली हैं, ध्यान से सुनते रहिए और नई खबरों को नोट करते रहिएगा। ठीक है, नई न्यूज़ को आपको नोट करते रहना है। 1 सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के एक स्टेट के द्वारा सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिकीय तंत्र विकास का आकलन करने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, विश्व का पहला देश है बच्चे। ठीक है, क्या क्या है इस राज्य ने? इसने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, अभी मैं बताऊंगी ये वर्ड का मतलब क्या होता है। पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जैसे आपका बच्चे जीडीपी होता है ना, उसी तरीके से जो है आपका इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स भी होता है। इससे आपका हमारे चारों ओर का इन्वायरमेंट कैसा है, किस तरीके का है, क्या उसकी क्वालिटी है, उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इस सूचकांक का इस्तेमाल करके इस स्टेट ने क्या किया है, पारिस्थितिकीय तंत्र का विकास, ग्रोथ, इसका आकलन किया है। और ये करने वाला दुनिया का ये पहला राज्य है, और ये स्टेट है आपका उत्तराखंड। ठीक है, भारत का पहला, दुनिया का पहला राज्य है उत्तराखंड। अब इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चे, उत्तराखंड के द्वारा ना केवल ये जो आपका सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक है, इसका इस्तेमाल करके ये पहली बार इस इंडेक्स का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य तो बना है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, बल्कि ये पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं से आगे बढ़ करके पारिस्थितिकीय तंत्र विकास की ओर बढ़ने वाला दुनिया का पहला राज्य भी बन गया है। अब ये जो शब्द है ना आपका पारिस्थितिकीय तंत्र विकास, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि अभी तक जो बाकी सारे स्टेट हैं, बाकी सारी कंट्री हैं, वो पारिस्थितिकीय तंत्र की सर्विसेज, जो आपको पता है कि इकोसिस्टम से हमें बहुत कुछ मिलता है, हमारा जो पर्यावरण है, इकोसिस्टम है, वहाँ से हमें बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो इसके सर्विसेज को मेजर करने वाले तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन बच्चे उत्तराखंड ने क्या किया है, उत्तराखंड जो है आपका वो अग्रसर हुआ है पारिस्थितिकीय तंत्र के विकास की ओर। और ये जो शब्द है आपका ग्रोथ, विकास, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह ना केवल गणना करता है कि हमें पर्यावरण से क्या सेवाएं मिलती है, बल्कि ये भी आपका आकलन करेगा कि हम पर्यावरण को वापस क्या देते हैं उसके बदले। ठीक है, उसकी सर्विसेज के बदले हम उसे क्या दे रहे हैं, वो भी जो है आपका ये आकलन करेगा। तो इस तरीके से इस चीज़ को मेजर करने वाला, आकलन करने वाला जो है आपका ये दुनिया का पहला स्टेट बन गया है। पहला स्टेट ये आपका बन गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दो शब्दों को, ये आपका आरआरबी जेई के मेंस में जो इन्वायरमेंट आना है ना बच्चे, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये जो शब्द है पर्यावरणीय तंत्र विकास। इसका मतलब कि हम ये भी मेजर कर पा रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट से क्या ले रहे हैं, बल्कि उसको क्या दे रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें भी जरूरी, क्या मिल रहा है वो तो हमें पता ही है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि दुनिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू किया है, और इसे शुरू करने के बाद में जो है कोशिश की है कि हम इन्वायरमेंट, जो पारिस्थितिकीय ग्रोथ है, जो इकोसिस्टम ग्रोथ है, उसको भी जो है मेजर कर पाए। तो उसको मेजर कैसे किया जाएगा? जो सर्विसेज हम ले रहे हैं, जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को मेजर किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 किस वैश्विक शिखर सम्मेलन के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया था? अभी देखिए आपका क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1, ये इनमें से कोई एक वर्ल्ड का समिट है जो कि भारत में होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में आपका शुरू किया गया है। तो यहाँ पे बच्चे आपको पहले तो ये याद रखना है, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंड इंटरटेनमेंट समिट, ये जो है भारत में हो रहा है ये। ठीक है, ये जो है आपका बहुत जल्दी आपको भारत में दिखेगा। भारत में कहाँ पे? भारत में आपका गोवा में होगा। याद दिखेगा भारत में कहाँ पे? ये आपका गोवा में होगा। तो इस उपलक्ष्य में जो है हमारे जो मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव, ठीक है, अश्विनी वैष्णव साहब के द्वारा ये आपका शुरू किया गया है। इसका नाम क्या है? 25 चैलेंजेस फॉर वेव्स। वेव्स का मतलब है आपका वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, तो वेव्स के उपलक्ष्य में भारत में जो है आपका 25 चैलेंजेस जो है आपके दिए गए हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, इसका नाम ये है आपका क्रिएट इन इंडिया चैलेंज। ठीक है, तो इस क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में क्या है, बेसिकली 25 अलग अलग चैलेंजेस
डिवाइन, जैसे अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि आपका कुछ आपकी फिल्म मेकिंग के सेक्टर में है, कुछ आपका एनिमे के सेक्टर में है, कुछ आपके ई स्पोर्ट्स के सेक्टर में है, ठीक है, गेम डेवलपमेंट के सेक्टर में है। तो अलग अलग फील्ड में जो है आपके जो हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उनके द्वारा जो है चैलेंजेस दिए गए हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, लोग यहाँ पे आएंगे, अपना जो है हुनर दिखाएंगे, ठीक है, चीज़ें बना करके गवर्नमेंट को देंगे और उसमें से एक जो है आपका विनर चुना जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका किया गया, और ये किस उपलक्ष्य में किया गया है, क्योंकि नवंबर में जो है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट जो है वो भारत में होने वाला है, कहाँ पे, गोवा में होने वाला है, ठीक है। अगला है लॉजन डायमंड लीग 2024 में विश्व की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है। लॉजन डायमंड लीग 2023 का तो आपको याद होगा बच्चे, भारत नीरज चोपड़ा ने जो है यहाँ पे आपका पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन 2024 वाले में नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया है, सेकंड प्लेस पे जो है नीरज चोपड़ा आए हैं यहाँ पे। अगला है अस्मिता वुशु लीग वेस्ट जोन का, ये कहाँ पे शुरू होने वाला है, ठीक है, कहाँ पे शुरू हो रहा है ये, तो अस्मिता वुशु लीग जो है आपका ये शुरू हो रहा है आपका कहाँ पे, यूपी में कहाँ पे, मेरठ में, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन कौन से वाले जोन का, ये आपका वेस्ट जोन का, ठीक है, अस्मिता वुशु लीग वेस्ट जोन का यूपी में आपका शुरू हो रहा है, इसे आपको याद रखना है, मेरठ उत्तर प्रदेश में जो आपका शुरू है। वुशु क्या है, एक मार्शल आर्ट के जैसे बच्चे आपका ये होता है, ठीक है, जैसे हमारे देश में बहुत सारे मार्शल आर्ट के जो है प्रकार होते हैं ना, उसी तरीके से चाइनीज मार्शल आर्ट का एक प्रकार है वुशु, और ये भारत में भी जो है काफी ज्यादा लोकप्रिय है, नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। तो वुशु लीग आपका हो रहा है मेरठ यूपी में। अगला है आपका आरंभ पहल का प्राथमिक फोकस क्या है। आरंभ इनिशिएटिव के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। आरंभ इनिशिएटिव है क्या, ये जो प्रोग्राम है बच्चे, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया, इस मंत्रालय के द्वारा जो है आपका जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उनके द्वारा इसे शुरू किया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, बच्चों से, महिलाओं से रिलेटेड होगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। आरंभ पहल का प्राथमिक फोकस क्या है, आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों का समग्र विकास करना, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण करना, ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता करना, या फिर किशोरों के लिए कौशल विकास करना। तो क्या इसमें हो सकता है बच्चे, आरंभ पहल, इसका याद रखिएगा, आरंभ पहल का जो पहला फोकस है वो आपका क्या है, ये आपका है बच्चे, याद रखना, ये बच्चों से रिलेटेड है। आरंभ जो इनिशिएटिव है ये बच्चों से रिलेटेड है, आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों का समग्र विकास करना, ठीक है, हर तरीके से जो है आपका ये उनके डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से उनके लिए अब बनाई गई स्कीम है आरंभ इनिशिएटिव, याद रखना। और इसे किसके द्वारा बनाया गया है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया, इस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। और ये भी बच्चे याद रखिएगा कि आरंभ नाम से जो है आपका एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आरंभ पोर्टल के भीतर जो है आपका ये लाइन आपको देखने को मिलेगी कि इंडिया का पहला ऑनलाइन पोर्टल है जो कि डेडिकेटेड है हेल्पिंग यू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। तो भारत की पहली ऐसी ऑनलाइन पोर्टल, एक ऑनलाइन वेबसाइट जो है आपकी बनाई गई है जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड है किसके लिए, जो बच्चों के प्रति जो आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं ना उसको रोकने के लिए जो है आपका ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, ठीक है। तो कंप्लीटली मतलब ये याद रखिएगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो है आपका फोकस्ड है आपका आरंभ इनिशिएटिव, ठीक है। अगला है बच्चे, प्रधानमंत्री जनमन मिशन के लिए कुल बजटीय परिव्यय कितना है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा इस बार के बजट में प्रधानमंत्री जनमन जो आपकी स्कीम है, जो आपका इनिशिएटिव है, इसके लिए कितना रुपए दिया गया है। तो लगभग जो है 24 करोड़ रुपए, ठीक है, लगभग जो है आपका 24 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार ने इसके लिए दिया है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री जनमन मिशन है क्या, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों ये आपका लाया जा रहा है। तो इसके बारे में याद रखना कि प्रधानमंत्री जो जनमन मिशन है ये फोकस करता है बच्चे पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से, इसे कहते हैं पीवीटीजी। पीवीटीजी का मतलब है क्या है कि ऐसे ट्राइबल ग्रुप जो कि बहुत बुरी मतलब बहुत पिछड़े हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा जो आपके आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें भी जो आपके बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्हें जो आपका पीवीटीजी कहा जाता है। और वर्तमान में अगर भारत की बात करें बच्चे तो भारत में जो है आपके 75 पीवीटीजी हैं जो कि भारत के अलग अलग 18 राज्यों में आपको मिलेंगे और एक यूनियन टेरिटरी है जो कि आपका अंडमान निकोबार, यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पीवीटीजी के उत्थान के लिए उनके लिए जो है आपका प्रधानमंत्री जनमन मिशन है जिसके लिए अभी भारत सरकार ने लगभग 24 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनमन योजना। अगला है आपका टेक्सास। टेक्सास कहाँ पे है, यूएसए में है। टेक्सास के ह्यूस्टन के निकट अनावरण की गई भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का नाम क्या है, कांस्य से बनी हुई है, इसे याद रखना। ये बनी हुई है आपके कांस्य से, ठीक है, तो ब्रॉन्ज से बनी हुई है और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा गया है, इसे जो है स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा गया है, स्टैच्यू ऑफ हार्मनी कहा गया है, फिर स्टैच्यू ऑफ डिवाइन क्या कहा गया है इसे। तो इसे थोड़ा सा याद रखना बच्चे कि हनुमान जी की जो मूर्ति है जो कि टेक्सास कहाँ पे है, यूएसए में लगाई गई है, इसे कहा गया है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनियन। क्या कहा गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा गया है।
अगला आपका है चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने की पहली वर्षगांठ। अभी जो है आपका नेशनल स्पेस डे मनाया गया है। किस दिन मनाया गया? 23 अगस्त को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है चंद्रमा, जो चंद्रयान 3 था, उसने जो है शिव शक्ति पॉइंट को टच कर लिया था, मतलब वह आराम से सॉफ्टली लैंड कर गया था चांद की सतह पे। ठीक है, तो चंद्रयान 3 के जो है 1 साल हो चुके हैं लैंड किए हुए। तो पहली वर्षगांठ मनाने के लिए एक नई ई मैगजीन जो है आपकी लॉन्च हुई है। उसका नाम आपको पूछा हुआ है कि इसका नाम बताइए, तो उसका नाम बच्चे आपको याद रखना है। इसका नाम क्या रखा है? सपनों की उड़ान रखा गया है। ठीक है, सपनों की उड़ान नाम से जो है आपकी एक मैगजीन लॉन्च हुई है, सपनों की उड़ान। याद देखिएगा, चंद्रयान 3 की जो 1 साल हो गए हैं लैंडिंग को, उसके लिए। ठीक है, बाकी बच्चे चंद्रयान 3 के बारे में बार बार हम बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, तो इसका पूरा जो आपका ये पूरी जो इसकी जर्नी है, ठीक है, इसकी जो पूरी जर्नी है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि लॉन्च किया गया था ये आपका 14 अप्रैल को 2023 को। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जुलाई में जो है आपका ऑर्बिट में पहुंचा था। अगस्त में जो है आपका इसने ट्रांसलूसर ऑर्बिट जो है आपका इसे भेजा गया था। अगस्त 5 को जो है आपका सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में, चांद की ऑर्बिट में आपका प्रवेश कर गया था। इस तरीके से जो है इसके क्या है, पूरा का पूरा टाइमलाइन है। तो बेसिकली ये जुलाई 14 और ये आपका अगस्त 23, ये 2 डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पूरी जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आपको याद रखना है। सपनों की उड़ान नाम से एक मैगजीन, ई मैगजीन है, वो आपकी लॉन्च हुई है। अगला है आपका, किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, इसका नाम है बच्चे रूमी 1। ठीक है, इसका नाम है रूमी 1। तो देखिए, पुनः प्रयोज्य का मतलब होता है कि ऐसा रॉकेट जिसे कि एक बार लॉन्च करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हम लोगों ने, आप लोगों को अगर याद हो तो, रीयूजेबल RLV के नाम से जो है आपका एक लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च किया था, लेकिन वो इसरो के द्वारा किया गया था। ये इसरो का नहीं है बच्चे, ये जो रूमी 1 है ये इसरो का नहीं है। वही आपसे पूछा है कि जो रूमी 1 डेवलप किया गया है ये किसका है, और इसकी खासियत क्या है आपको पता है? इसकी खासियत है कि इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जो कि स्पेस में भेजा गया था। ठीक है, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसे कि स्पेस में भेजा गया है। हाइब्रिड है, रीयूजेबल है। ठीक है, तो ये पहला आपका रॉकेट है और ये इसरो ने नहीं बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे, कि इसे जो है इसरो के द्वारा नहीं बनाया गया। तो कौन कौन कंपनी है इसके पीछे? इसके पीछे जो है आपका स्पेस जोन इंडिया है और इसके पीछे मार्टिन ग्रुप है। ठीक है, स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप, ये दो जो हैं इसके पीछे है। तो दोनों का ही नाम आपको याद रखना है। और कहाँ से आपका लॉन्च किया गया था? ये आपका चेन्नई से लॉन्च किया गया बच्चे, ये आपका चेन्नई से लॉन्च हुआ है। नाम याद रखना, इसका नाम है रूमी 1। रूमी 1 क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रूमी 1 जो है इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसे कि स्पेस में लॉन्च किया गया है। और कंपनियां देखिएगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है। हम लोग जो है स्पेस का नाम सुनते हैं इससे इसरो याद आ जाता है, इसमें इसरो नहीं है बच्चे। आप लोग देख रहे होंगे कि हम बहुत सारी ऐसी कंपनियां पढ़ रहे हैं जो कि स्पेस के इनोवेशन की फील्ड में आ रहे हैं ना। बहुत सारे जो नए एंटरप्रेन्योर हैं वो स्पेस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनियां जो हमको देखने को मिल रही हैं। इसका भी आपको नाम याद रखना है। किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी नामक विशेष बचत खाता शुरू किया है? आप लोगों को याद होगा, जो भी व्यक्ति अवनी नाम की जो विशेष बचत खाता है उसे ओपन करेगा, तो इसके तहत क्या होगा बच्चे? अवनी नाम की जो आपकी बचत खाता है, इसके तहत क्या होगा? इसके तहत उस महिला को, जो भी बचत बैंक खाता खोलेंगी, उनको जो है एक तो हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। साथ में आप लोगों को याद होगा कि उसे जो क्रेडिट डेबिट कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड में जो है आपका, डेबिट कार्ड में क्या मिलेगा? डेबिट कार्ड में लाउंज का फ्री एक्सेस मिलेगा ना, एयरपोर्ट लाउंज का फ्री एक्सेस मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें हैं। तो एक तरीके से मतलब क्या है कि सेविंग अकाउंट के साथ में उन्हें और भी बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो बंधन बैंक के द्वारा ये किया गया है, बंधन बैंक। सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? अब यहाँ पे चीज़ें बच्चे जानने के लिए बहुत सारी है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं कार मतलब कार के शौकीन हो, देखते होंगे कार क्या क्या टाइप होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो सैलून कार जो है एक टाइप है, कार का एक टाइप होता है सैलून कार। ठीक है, तो बच्चे पहले तो इनका नाम याद रखिए। इनका नाम है आपका डियाना पॉन्डेल। इनका नाम है डियाना पॉन्डेल और डियाना पॉन्डेल ने क्या किया है? सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली ये बन गई है पहली भारतीय महिला। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना। अब पढ़ते हैं सैलून कार के बारे में। सैलून श्रेणी की जो कैटेगरी की कार होती है, होती क्या है बेसिकली? ठीक है, वैसे आप लोग को किसी को शौक है तो पता होगा, नहीं पता है तो पता लग जाएगी, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता लगी। देखिए, सैलून कार जो है आपका एक प्रकार की कार है जो कि एक विशिष्ट 3 बॉक्स डिजाइन सिद्धांत का पालन करती है। विशेष रूप से जब साइड प्रोफाइल से देखा जाता है तो इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं कार के। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे, यहाँ पे देखिए, ये आपके कार के टाइप है जितने भी आपको दिख रहे हैं ना। ये देखिए आपका हैचबैक है, ये आपका सलून, सडान जिसे हम कहते हैं ना, वो है सडान, आपने नाम सुना होगा। ये आपका सलून है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 3 प्रोफाइल है। ठीक है, 1 2 3 प्रोफाइल है। ठीक है, ये आपका कन्वर्टिबल है, आपका स्पोर्ट्स कार है, ये आपका स्ट्रेच लिमो
है, या आपका मिनी वैन है, या आपका 4 व्हील ड्राइव है, या आपके स्ट्रेट कार है, या फिर इसे स्टेशन वैगन भी कहा जाता है। तो अलग अलग प्रकार की जो है कार है, उनका जैसे उसका डिज़ाइन होता है ना, उसके आधार पे जो उसका नाम दिया गया है। तो सैलून कार, सेडान कार एक ही होती है, और उसी कैटेगरी में जो है इन्होंने राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीती है। नाम याद रखना, इनका नाम है डियाना पॉन्डेल। ठीक है, क्या नाम है? डियाना पॉन्डेल। बायो E3 नीति, ये मैंने पढ़ाई तो नहीं, लेकिन आपको मैंने ग्रुप में सेंड किया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बच्चे बायो E3 नीति पॉलिसी जो है गवर्नमेंट के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने जो है इस पॉलिसी को मंजूरी दी है। पॉलिसी इंप्लीमेंट होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन मंजूरी दे दी तो कभी ना कभी होगी ये। तो बायो E3 में जो है आपका ई जो है 3 है बच्चे। इस E3 में ये पूछा है कि ई का मतलब क्या नहीं है। E3 तो ई जो है आपका 3 चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पहली चीज़ है आपका इन्वायरमेंट, फिर आपका इकोनॉमी, और फिर आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एजुकेशन नहीं है। ये जो बायो E3 पॉलिसी है ना, इसमें एजुकेशन नहीं है, बाकी 3 ई जरूर है इसमें, इसे याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जो है आपका बायो E3 पॉलिसी को बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इस पॉलिसी को जो है आपका मंजूरी दी गई है, याद रखना। और इस बेसिकली इस पॉलिसी में क्या है कि ये जो तीनों सेक्टर हैं, इसमें आपके नए नए प्रकार के रिसर्च करने हैं, नए नए प्रकार के इनोवेशन जो है आपके किए जाएंगे, सरकार के द्वारा इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो बायो E3 पॉलिसी याद रखिएगा। E3 में मतलब याद रखिएगा, E3 का मतलब क्या है। अगला है आपका दीनदयाल स्पर्श योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहले तो दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, दीनदयाल स्पर्श योजना बच्चे, ये आपका लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा, संचार मंत्रालय के द्वारा। और एक इसमें डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि डाक विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, डाक विभाग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसके तहत जो है आपको बच्चों को दिए जाएंगे छात्रवृत्ति। कितने रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी? इसमें मिलेगी आपको 500 रुपये पर महीना की, या फिर 6,000 रुपये सालाना। 500 रुपये पर मंथ, यानी कि 6,000 रुपये साल में जो है दिए जाएंगे, स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे। 9 से लेकर के जो 12 तक के बच्चे हैं उनको दिए जाएंगे। लेकिन क्यों दिए जाएंगे, अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शन, क्यों दिए जाएंगे। देखिए, बच्चों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों को पर्यावरण संरक्षण में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रों के बीच टिकटों में अनुसंधान और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, खेल गतिविधियों में छात्रों का समर्थन करने के लिए। किसके लिए ये है आपका बच्चों, छात्रों के बीच टिकटों में अनुसंधान और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब ये टिकट क्या है, अनुसंधान क्या है, आप लोगों ने बहुत अलग अलग टाइप के शौक पाले होंगे, या फिर लोगों को शौक पालते हुए देखा होगा। एक बच्चों को शौक होता है स्टैम्प कलेक्ट करने का। जैसे बहुत सारे बच्चों को जो है सिक्के कलेक्ट करने का होता है ना, सिक्के का अध्ययन को जो न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। तो सिक्के कलेक्शन का भी किसी को शौक होता है, किसी को स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है। अलग अलग प्रकार की जो है अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं। तो जो ये देखिए, जो ये बच्चे आपका टिकट अनुसंधान है, टिकट स्टैम्प को कलेक्ट करने की जो शौक है बच्चों में ना, जिन बच्चों के आपका ये शौक है, उनको जो है आपका छात्रवृत्ति देगा। उनमें जो है आपका छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए आपकी ये स्कीम है। नाम याद रखना, दीनदयाल स्पर्श योजना। ठीक है, अब ये जो आपका पूरा साइंस है, या फिर कहिए ये बिहेवियर जो है आपका, मतलब कलेक्टिंग द स्टाम्प्स, ये याद रखिएगा, कलेक्टिंग द पोस्टल स्टाम्प। तो पोस्टल स्टाम्प को कलेक्ट करने का, डाक टिकटों का जो संग्रह है, या फिर इस संग्रह करने का जो शौक है, उसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में आपको एक शब्द याद हो जाएगा आपको, इसे कहा जाता है फिलेटली। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है फिलेटली। ठीक है, तो भारत में जो है आपका फिलेटली डे भी मनाया जाता है, इसीलिए तो फिलेटली जो है इसे कहा जाता है, इसे भी याद रखना। और ऐसे बच्चे जो ये फिलेटली का शौक रखते हैं, उनके लिए जो है आपका छात्रवृत्ति दिया जाएगा। 500 रुपये उनको हर महीने दिया जाएगा, और 6,000 रुपये जो है आपका एक साल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दीनदयाल स्पर्श योजना को को याद रखना है। इसमें आपके दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, एक आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, दो लगे हुए हैं। ठीक है, अगला है हाल ही में चर्चा में रही रेल फोर्स 1। ये है क्या? रेल फोर्स 1। रेल फोर्स 1 जापान में शुरू की गई एक नई हाई स्पीड ट्रेन है, यूरोप में एक लग्जरी ट्रेन सेवा है, भारत में एक नई बुलेट ट्रेन सेवा है, या फिर यूक्रेन के द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष ट्रेन है। तो रेल फोर्स 1 बच्चे चर्चाओं में क्यों आई थी? पहले तो चर्चाओं में इसलिए आई थी क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा विजिट किया गया था यूक्रेन। ठीक है, तो यूक्रेन में क्या है, हवाई सर्विसेज बंद है, मतलब वहाँ पे हवाई, जब से उनका लड़ाई, वो जो युद्ध हो रहा है रसिया के साथ में, उसके बाद से जो है हवाई सर्विसेज वहाँ पे लगभग बंद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पोलैंड से यूक्रेन गए, और जिस ट्रेन में गए हैं उसका नाम है आपका रेल फोर्स 1। ठीक है, तो रेल फोर्स 1 क्या है बच्चे? ये यूक्रेन के द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष ट्रेन सर्विसेज है। ठीक है, याद रखना इसे। तो ये आपका यूक्रेन के द्वारा चलाई जाती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है हाल ही में विजिट किया गया था यूक्रेन, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है।
अगला है भीष्म परियोजना में कौन से मंत्रालय शामिल है। भीष्म परियोजना, पहले तो इसी के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि भीष्म परियोजना क्या है, उसके बाद में मंत्रालय पढ़ेंगे ना। भीष्म परियोजना में अगर आपको बताऊं बच्चे, भीष्म परियोजना या फिर सहयोग, हित और मैत्री, इसके लिए भारत स्वास्थ्य पहल है, एक इनिशिएटिव है जो कि आपातकालीन देखभाल के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयां प्रदान करती हैं। मोबाइल चिकित्सा इकाइयां ये क्या होती हैं, आप लोगों ने बहुत पहले करंट अफेयर में एक चीज़ पढ़ी होगी, आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री बच्चे क्या है, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, पोर्टेबल हॉस्पिटल मतलब कि एक ऐसा छोटा सा हॉस्पिटल जिसको आप, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पे पहुँच नहीं है, रीच नहीं है डॉक्टर की, हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे जो है आरोग्य मैत्री आप आराम से पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो एक पोर्टेबल हॉस्पिटल हमने पढ़ा था, भारत का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल था, बल्कि दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल था आरोग्य मैत्री। बस उसी के तहत बच्चे जो आरोग्य मैत्री जो आपके ये पोर्टेबल हॉस्पिटल बना था ना, उसी के तहत जो है आपके भीष्म परियोजना को भी लगाया जा रहा है। और इसमें क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है वो अलग अलग जो रूरल इंडिया है, जो आपका ऐसा है जहाँ पे कि स्वास्थ्य सर्विसेज नहीं है, वहाँ पे जो है आपके पहुँचाई जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चे कि भीष्म क्यूब्स, ये जो आपके नए आरोग्य मैत्री बन रहे हैं ना, इन्हीं कहा जा रहा है आपका भीष्म क्यूब्स। क्या कहा जा रहा है, भीष्म क्यूब कहा जा रहा है। तो भीष्म क्यूब इन्हें कहा जाता है, वे प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का हिस्सा है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को चिकित्सा संसाधन प्रदान करना है। ठीक है, तो जो विकासशील डेवलपिंग नेशन है, अब जो डेवलप्ड नेशन है ऑलरेडी उनके पास में तो आपकी जो हेल्थ सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा वो परिपक्व इंफ्रास्ट्रक्चर उनका होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वहाँ पे इस तरीके से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका अच्छे से आपका डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि भीष्म जो प्रोजेक्ट है वो आरोग्य मैत्री का ही एक पार्ट है। और आरोग्य मैत्री क्या है, ये दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, तो इसे जो है जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होते हैं वहाँ पे ले जा करके जो स्वास्थ्य सर्विसेज होती हैं वो दी जाती हैं। ठीक है, और हाँ, हम क्वेश्चन था आपका कौन से मंत्रालय होगा, तो मंत्रालय अब आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इनमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, इसमें बच्चे आपकी दो मिनिस्ट्रीज हैं, एक तो आपका फैमिली वेलफेयर है, परिवार कल्याण मंत्रालय है, और दूसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। आप कहेंगे रक्षा मंत्रालय इसमें क्यों कूदा है, क्या काम है इसका, तो बच्चे जो आपका रक्षा मंत्रालय है ये इसलिए है क्योंकि जब कहीं पे, जैसे मान लीजिए कहीं पे डिज़ास्टर आ गई है ना, जहाँ पे आपकी जो है कहीं पे आपदा आ गई, तो आपदा के समय आप लोग देखेंगे कि जहाँ पे खास करके वो जहाँ पे बहुत दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो ये इमीडिएट जो स्वास्थ्य सर्विसेज चाहिए होते हैं उसके लिए हॉस्पिटल बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो और वहाँ पे जो ये बेसिक आपकी नीड होती है उस समय, खाना हो गया, ये हेल्थ सर्विसेज हो गई, वो पहुँचाने का काम किसका होता है, आर्मी का होता है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन आर्मी, है ना। अलग अलग तरीके से इंडियन एयरफोर्स हो गया, आपका आर्मी हो गया, है ना, इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो आपका भीष्म परियोजना है ये जो है इनके द्वारा ही इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसीलिए इसमें जो है आपका डिफेंस भी है और इसमें आपका परिवार कल्याण मंत्रालय भी है। ठीक है, अगला है डच ग्रैंड प्री में मैक्स वेस्टेपन को हरा करके पोल पोजीशन प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति कौन बन गए हैं। देखिए बच्चे, मैक्स हार ही गए आखिरकार। हम 2 सालों से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट जो है लगातार मैक्स वेस्टेपन जीत रहे हैं। इस बार जो है मैक्स वेस्टेपन को हरा दिया है, किसने हराया है, इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है लैंडो नॉरिस। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका नाम है लैंडो नॉरिस, और इन्होंने डच ग्रैंड प्री में मैक्स वेस्टेपन को हरा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोगों ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अभी सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है, पुरानी स्कीम के कुछ हिस्से हैं, नई स्कीम के कुछ हिस्से हैं, उन दोनों को जोड़ करके एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। ठीक है, अब इसे मैं अलग से आपको बताऊंगी क्या क्या इसके स्कीम में है, क्या चीज़ें इसमें आपकी हैं। ठीक है, इसे अलग से भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके रिलेटेड आपका एक प्रश्न है, उस समिति का नाम क्या था जिसने कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा की और एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत करने के लिए सिफारिशें की। यानी कि जो आपका यूपीएस है वो किसके कहने पे लागू किया है सरकार ने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका ये प्रश्न है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है आपका 2023 में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति को जो है आपका इस समिति को जो है आपका लीड किया गया था किसके द्वारा, टीवी सोमनाथन जी के द्वारा। टीवी सोमनाथन जी के द्वारा इस कमेटी को लीड किया गया था। और टीवी सोमनाथन जी ने जो कमेटी बनाई थी उनके द्वारा पहले तो जो एनपीएस था, मतलब जो चल रही थी अभी पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन योजना जो चल रही थी, इस प्रणाली को, इस सिस्टम को पहले तो इन्होंने जो है एनालिसिस किया। उसके बाद में उन्होंने सिफारिश की सरकार से कि अब जो है आपको क्या करना है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो है लागू करना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस को, जो आपके ओल्ड पेंशन स्कीम थे, दोनों के जो भी आपके अच्छे अच्छे पॉइंट है उनको मिला करके जो है आपकी नई योजना बनाती है। ठीक है,
तो ये जो है आपका किया गया, टीवी सोमनाथन कमेटी जो है इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका है, 2023 में जो है आपका बनाया गया था। और इसी समिति ने जो है आपका सरकार को सुझाव दिए हैं, सिफारिशें की हैं कि अब जो है आपका यूपीएस लागू होना चाहिए हमारे देश में। ठीक है, तो यूपीएस क्या है ये मैं आपको अलग से सेशन में बताऊंगी। अगला है, भारत ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सी टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप लोग पहली बार देखेंगे इस तरीके का प्रश्न है। सर्फिंग में हम बहुत अच्छे नहीं हैं क्योंकि अभी हमारी टीम जो है नई नई बनी है और नए नए खेल जो है खेलना शुरू किया गया है। ठीक है, तो सर्फिंग, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत की टीम ने पहले तो ये जीता है, रजत पदक जीता है। ठीक है, और रजत पदक जीतने वाली जो टीम है बच्चे, उसे कौन सी ट्रॉफी मिलती, कौन सी शील्ड मिलती है, ये थोड़ा सा याद रखना। इन्होंने जो है आपका मेरू हाबा कप जीता है। मेरू हाबा कप कौन से खेल से रिलेटेड है आपको पूछा जा सकता है। मेरू हाबा कप का जो संबंध है वो है आपका सर्फिंग से। ठीक है, ये आपको याद रखना बच्चे, समुद्र की लहरों के साथ जो खेलते हैं ना उसे कहते हैं सर्फिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लद्दाख में जो है नए जिले बन गए हैं। पहले लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट थे सिर्फ, कौन कौन से थे? एक आपका छोटा सा कारगिल था और बड़ा डिस्ट्रिक्ट था जो आपका उसे कहते थे लेह, 2 डिस्ट्रिक्ट थे। तो लद्दाख में हाल ही में जो है आपके 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, उनमें से पूछा है कि कौन नहीं है, तो पहले कौन है वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से बच्चे 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट? ये है आपके, देखिए एक आपका जंस्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है और आपका चांगथांग है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं आ रहा है आपका? लेह क्योंकि पुराना है। ठीक है, तो आप टोटल कितने हो गए हैं? ये 5 है और ये आपके 2 हैं, 7 हैं। ठीक है, तो बच्चे इन्हें याद रखना, कारगिल है, लेह है, जंस्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है और आपका चांगथंग है। ठीक है, ये 5 के बाद जो है इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, जरूरी नहीं कि ऑप्शन सेम हो, इसलिए 5 का नाम आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, सारी की सारी बहुत फेमस चीज़ है। आपने नुब्रा वैली का नाम बहुत सुना होगा, आपने चांगथंग का नाम सुना है, आपने जंस्कर का नाम सुना है, बस याद करना है आपको। द्रास का भी नाम आपने सुना होगा, है ना, द्रास है, ये बस शाम याद करना है आपको कि शाम जो है आपका इसका एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि क्या है बच्चे, 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ के लिए काफ़ी नहीं है ना। आप लोग देखिए इसका जो ज्योग्राफिकल पूरा एक्सपेंशन है, विस्तार है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत सारा एरिया के लिए जो है 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसमें जो है 5 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब जो है अभी तो इसका नया नक्शा नहीं आया है, नहीं मिला मुझे, लेकिन फिर मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो है आपके हो गए हैं यहाँ पे लद्दाख में, टोटल हो गए 7। अगला है, किस बैंक ने 90 लाख रुपए तक के ऋण के साथ में सौर इकाई वित्त पोषण की पेशकश करने के लिए टाटा पावर सोलर के साथ में साझेदारी की है? पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, आई थिंक, है ना, बताया हुआ है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पूरे देश में। इसके तहत जो है लोगों की छतों में लगाई जा रही हैं सोलर पैनल। ठीक है, जिससे कि लोग जो है अपनी बिजली खुद ही से पैदा कर सकें। अब ये करने का काम बच्चे गवर्नमेंट ने किसे दिया है? ये करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो पूरा टेंडर दिया गया है वो दिया है टाटा पावर को। अब टाटा पावर तो जो है लोगों के घरों में सोलर लगाएगी, लेकिन किसी के पास में पैसा नहीं है सोलर लगाने के लिए। सरकार तो सब्सिडी तब देगी जब आपके पास में अपना कुछ पैसा होगा ना। तो आपके पास में अगर अपना पैसा नहीं है और आप लोन लेना चाह रहे हैं इसके लिए, तो अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है आपका एक बैंक है जिसने कि टाटा पावर के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है। कौन सा बैंक है? ये आपका ICICI। ठीक है, और कितने रुपए का बच्चे? 90 लाख रुपए तक का, 90 लाख रुपए तक का जो लोन है वो ICICI से आप ले सकते हैं। उसके बाद में सोलर पैनल लगाइए, उसके बाद में सरकार आपको सब्सिडी देगी। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका ये काम बन जाएगा। तो ICICI के द्वारा जो है आपका किया जा रहा है। और याद रखना बच्चे, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इसका जो टेंडर है वो किसका मिला है? ये आपका टाटा पावर सोलर को मिला है। अगला है, भारत में टोनी जेम्स सेंटर फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? अभी घोषणा हुई है। टोनी जेम्स बहुत फेमस बच्चे आपके क्या थे? एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर थे टोनी जेम्स, और टोनी जेम्स के नाम पे जो है आपका सेंटर बन रहा है। अब ये सेंटर जो है आपका बनाया जा रहा है कहाँ पे? जो मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है IIM बेंगलुरु। ठीक है, IIM बेंगलुरु में जो है आपका ये सेंटर बनाया जाएगा, टोनी जेम्स सेंटर फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये आपका IIM बेंगलुरु के अंदर, यानी कि कर्नाटका में जो है इसे स्थापित किया जाएगा। पहला है ये भारत में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में संरक्षण प्रयासों की सफलता के बाद में उत्तरी गंजा आइबिस नॉर्दर्न बाल्ड आइबिस, उत्तरी गंजा आइबिस को किस संरक्षण स्थिति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? अब ये जो आइबिस है ना, ये भारत में वैसे मिलता है, जो नॉर्दर्न वाले स्टेट है वहाँ पे मिलता है। आइबिस वैसे बच्चे 2-3 प्रकार का होता है, भारत में और भी प्रकार का है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? जो आइबिस है यहाँ पे देखिए इसके सर में बाल नहीं है ऊपर की तरफ से, है ना, तो इसे कहा जाता है आपका बाल्ड आइबिस। ठीक है, गंजा आइबिस इसे कहा जाता है। तो इसकी जो प्रजाति है भारत में वो आपकी बहुत ज़्यादा
इंडेंजर्ड थी, बहुत ज़्यादा संकटों में थी, इसको बचाने के लिए भारत सरकार ने जो है अलग अलग कदम उठाए थे। तो अब जो है संरक्षण करने के बाद में इसकी जो स्थिति आप लोग कह सकते हैं कि थोड़ी सी सुधर गई है। ठीक है, तो ये कौन सी वाली में आ गया है, अभी जो इसकी वर्तमान स्थिति आ गई है वो है आपकी इंडेंजर्ड। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर से अब आपका आ गया है ये इंडेंजर में। ठीक है, इसे याद रखिएगा, आइबिस है और ये भारत के कौन से स्टेट में है। वैसे आपका एक ब्लैक आइबिस भी होता है, वो आपका पूरे इंडिया में पाया जाता है, लेकिन ये जो आपका बाल आइबिस है ये आपका नदर्न स्टेट में, ठीक है, भारत के जो उत्तरी राज्य है ना वहाँ पे पाया जाता है ये। ठीक है, आइबिस एक पक्षी है, याद रखना। अगला है ओविट्रेप। ओविट्रेप इसका क्या उद्देश्य है, ओविट्रेप अगर आपको याद हो बच्चे, इस तरीके से यंत्र मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, इस तरीके से जो है आपका एक यंत्र है और ये बनाया गया है किस चीज़ के लिए, मॉनिटर ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है, इसे जो है आपका कंट्रोल रोडेंट इन्फेक्शन इसके लिए बनाया गया है, टू कंट्रोल मॉस्किटोज पॉपुलेशन। ठीक है, तो रोडेंट मतलब जैसे चूहे हुए जो आपके होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, या फिर मॉस्किटो पॉपुलेशन को कम करने के लिए बनाया गया है। तो आपको याद होगा पक्का है ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ओविट्रेप जो है आपका ये बनाया गया है और इसे जो है आपका कर्नाटक में जो है आपका बेंगलुरु जो नगर निगम है उन्होंने लगाया अपने शहर में से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो है मच्छरों की जो तादाद है उसे कम किया जाएगा, क्योंकि ये वाला जो आपका सीजन है बरसात खत्म होने वाली है, आपका जो है सर्दियों का सीजन शुरू होगा, उससे पहले जो आपका ट्रांजिशन पीरियड होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे मच्छरों की पैदावार होती है और मच्छर जब होते हैं तो बहुत सारी बीमारी लेकर के आते हैं। ठीक है, तो ये ओविट्रेप जो है आपको बनाया गया है, बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे मतलब 60% मच्छरों को मार देगा। ठीक है, इस तरीके से जो है इसकी क्या है अच्छी सी इसकी परफॉर्मेंस भी है। तो ये आपको याद रखना है, मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है आपका ओविट्रेप नाम का एक यंत्र है। किस कंपनी ने संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस टर्म इंश्योरेंस उत्पाद लॉन्च किया है, यहाँ पे बच्चे आपको प्रोडक्ट का नाम याद रखना है, ये आपका टर्म इंश्योरेंस है, संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस इस टर्म इंश्योरेंस का नाम है। और ये टर्म इंश्योरेंस कौन सी बैंक की है ये आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये टर्म इंश्योरेंस कौन सी बैंक की है, ये आपका एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसका नाम है आपका टाटा AIA, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इस कंपनी के द्वारा अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है और इसका नाम है आपका संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस। अगला है, रेलवे के नियमों और विनियमों के संबंध में कर्मचारियों की सहायता के लिए पूर्वी रेलवे के द्वारा, ईस्टर्न रेलवे के द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बॉक्स का नाम क्या है। चैट बॉक्स, चैटबॉट, ये आपकी वो टेक्नोलॉजी है जिससे कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाता है ना आसानी से। तो जो पूर्वी रेलवे है इन्होंने किसके लिए क्या है बच्चे, इन्होंने जो है आपका रेलवे के नियमों और विनियमों, जो रेलवे कर्मचारी है ना उनको जो है नियम समझाने के लिए, रेगुलेशन को समझाने के लिए जो है चैटबॉट बनाया है। बस इस चैटबॉट का नाम याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने किया है हम ऐसा कहेंगे, लेकिन भारतीय रेलवे में जो है इसे किसके द्वारा किया गया, पूर्वी रेलवे के द्वारा इसे किया गया है। ठीक है, तो पूर्वी रेलवे के द्वारा जो है आपका चैटबॉट लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका प्रबोध। ठीक है, प्रबोध नाम है इसका, प्रबोध, और ये आपका AI से चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला है। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, आप लोगों ने अभी तक तो न्यूज़ सुन ली होगी, टेलीग्राम बंद हो रहा है, बहुत सारी जो है आपकी न्यूज़ चल रही है ऐसे, है ना, तो कम होता है बंद होता है, जिस दिन बंद होगा हमें मालूम ही चल जाएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये बच्चे आपके बहुत ज़्यादा हैं चर्चाओं में। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपसर्ड होने का जो है इन पर लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। टेलीग्राम वैसे भी आप लोग देखते हैं बच्चे कि कुछ भी चीज़ यहाँ पर सिक्योर नहीं है ना, बहुत सारी जो है आपकी पायरेसी जो होती है, फिल्म लॉन्च होती है दूसरे दिन जो आपके यहाँ पर रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, हम जो है कोर्स यहाँ पर मेहनत से बनाते हैं, टेलीग्राम पे जो है आपका फ्री में बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, बहुत सारी जो है इसमें समस्याएं हैं। तो फिलहाल टेलीग्राम के जो मालिक हैं, संस्थापक है, फाउंडर है, इनका नाम है पेवेल ड्रो, नाम याद रखना इनका। ठीक है, अभी जो है अरेस्ट किया हुआ है इनको, तो नाम याद रखना। ठीक है, पेवेल ड्रो। अगला है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने हाल ही में एक नया सिग्नल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी है, नाम याद रखना, यह है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL। ठीक है, तो भारत बायोटेक के द्वारा एक नया हैजा वैक्सीन लॉन्च किया गया है और ये जो है इस वैक्सीन का नाम आपको पूछा है कि वैक्सीन का नाम क्या है। ठीक है, तो वैक्सीन का नाम बच्चे आपको याद रखना है, वैक्सीन का नाम इनमें से आपका क्या है, इसका नाम है हैजा। हैजा को कहते हैं कोलेरा, क्या कहा जाता है, कोलेरा कहा जाता है, तो इसका नाम है आपका हिलकोल। ठीक है, हिलकोल। हिलकोल जो है आपका एक वैक्सीन का नाम है, वैक्सीन बनाया है भारत बायोटेक ने, किसके लिए बनाया है, कोलेरा के लिए बनाया गया है, यानी कि हैजा के लिए बनाया गया है, तो हैजा वैक्सीन लॉन्च किया गया है। अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनने वाला है, बन गए हैं, आपको मैंने न्यूज़ बता दी है कौन बने हैं, ये बने हैं आपके ACC के चेयरपर्सन यानी कि जय शाह, ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, उसके भी थे जय शाह। पेरिस में होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया, एथलेटिक्स की बात हो रही है
हुई है, ठीक है। तो भारतीय टीम बच्चे जो यहाँ पे एथलेटिक्स की टीम गई है ना, उसके जो हेड है इस वक्त, उनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम याद रखना, इनका नाम है MV मुरली कृष्णन। MV मुरली कृष्णन को जो है आपका पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खबरों में है, क्यों है, क्योंकि अभी 28 अगस्त गया है और 28 अगस्त जो गया है उस दिन 2014 में आपकी स्कीम लॉन्च हुई थी, 10 साल हो चुके हैं ना। तो 28 अगस्त 2014 को जो है आपकी स्कीम लॉन्च हुई थी, 2024 में से 10 साल हो चुके हैं। तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको पूछा हुआ है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। इसका मतलब 3 सर्विसेज हैं जो मिलती हैं, एक सर्विस जो नहीं मिलती है, ठीक है। तो 3 सर्विस जो हैं जो मिलती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जो नहीं मिलती है बच्चे वो आपको यहाँ पे से पहचाननी है कि कौन सी वाली जो है आपकी नहीं मिलती है। तो देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका कि रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। कोई खाता खोलने का शुल्क नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ता, ठीक है। 50,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा तक पहुंच है, नहीं है। 2 लाख रुपए तक का अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर है, यही तो इसकी खासियत है, ठीक है। तो 2 लाख तक का बच्चे यहाँ पे क्या है आपका दुर्घटना बीमा कवर। कभी कई बहुत बार बच्चे आपका ये पूछा जाता है अमाउंट, 2 लाख तक का यहाँ पे आपका दुर्घटना एक्सीडेंटल बीमा जो आपको दिया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 50,000 OD नहीं दिया जाता, मतलब ओवरड्राफ्ट नहीं आता है इसमें, लेकिन हाँ खाता खोलने का कोई शुल्क नहीं, क्योंकि सरकारी है ना। और रुपये जो है आपका डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। तो जो नहीं दिया जाता है वो है आपका OD, ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता है 50,000 रुपये तक का। दूसरे ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव और अवार्ड्स में भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक की खिताब सहित 4 पुरस्कार जीतने वाला बैंक कौन सा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एक सम्मेलन हुआ है अवार्ड्स का, और इसमें जो है भारत का एक बैंक है जिसने कि अलग अलग कैटेगरी में टोटल 4 पुरस्कार जीत लिए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो बैंक है ना, आप आई थिंक कोई तो बच्चा पहली बार इसका नाम सुनेगा, ये है आपको बच्चे स्मॉल फाइनेंस बैंक। और कौन सा वाला है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसने कि अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे 4 पुरस्कार जीत लिए हैं। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना आपको याद है, हिमाचल प्रदेश के जो अभी वर्तमान में है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा, सुखविंदर सुक्खू जो हैं उनके द्वारा जो है इसे किया गया है, लॉन्च किया गया है। और ये स्कीम जो है ये किसके लिए है, ये बच्चे उन पेरेंट्स के लिए है जिनके एक तो विकलांग बच्चे हैं और इनकी जिनकी बेटियाँ हैं, ठीक है। तो बेटियों के माँ बापों के लिए, विकलांग बच्चों के माँ बापों के लिए जो है आपका ये है। और इसमें ये पूछा हुआ है कि अधिकतम पारिवारिक आय पात्रता क्या है, यानी कि इनकम कितनी होनी चाहिए तभी जो है आप इसके लिए पात्र हैं, है ना। जो कम इनकम वाले हैं ऑब्वियस सी बात है उन्हें दिया जाएगा, मैक्सिमम वालों को नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा बच्चे याद रखिएगा कि 1 लाख रुपए जिनकी इनकम है उससे ज़्यादा वालों को लाभ नहीं मिलेगा, 1 लाख से नीचे वालों को जो है आपका लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है आपका 1 लाख पर एनम जो है आपका रखा गया है, इससे नीचे वालों को लाभ मिलेगा और इससे ऊपर वालों को नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि ये जो आपका दिया जा रहा है पेरेंट्स को दिया जा रहा है, बेसिकली बच्चों के खर्चों के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दिया जा रहा है। तो कितने रुपए दिए जाएंगे इसमें जो है आपका हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। 1,000 रुपये जो है आपका हर महीने दिए जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, स्कीम मैंने आपको बता दी थी, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश के CM के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिलाओं और दिव्यांग बच्चों के माँ बाप के लिए जो है आपका एक तरीके से हेल्प है, ठीक है। स्कीम में रुपया दिया जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। कौन से परिवारों को मिलेगा, जिस परिवार की इनकम जो है 1 लाख से कम है। 1 लाख मतलब महीने वाला नहीं, सालाना, 1 साल में 1 लाख से कम वाले जो आपके लोग हैं, आय वाले लोग हैं, उनको दिया जाएगा, ठीक है। अगला है श्री कृष्ण गमन पथ किन 2 स्थानों को जोड़ने वाला है। श्री कृष्ण गमन पथ, इसमें 2 स्टेट इन्वॉल्व है, एक आपका राजस्थान है और एक है आपका MP मध्य प्रदेश, ठीक है। अभी जो श्री कृष्ण गमन पथ है ये आपका शुरू होगा मथुरा से और खत्म होगा उज्जैन में। कहा जाता है कि उज्जैन में संदीपनी आश्रम है उज्जैन में, यहाँ पे श्री कृष्ण उनके बड़े भैया यानी कि बलराम, उनकी शिक्षा दीक्षा यहीं पे हुई थी। तो जब वो हॉलीडे पे छुट्टियों में घर आते होंगे तो वो कोटा के रास्ते आते थे, राजस्थान के रास्ते। तो बस उसी वो जो आपका रास्ता है बच्चे उससे डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मथुरा से लेकर के उज्जैन तक का रास्ता होगा, बीच में आपका कोटा आएगा राजस्थान, इसीलिए इसमें जो है आपका 2 स्टेट इन्वॉल्व है, एक आपका राजस्थान, एक आपका मध्य प्रदेश से, ठीक है। क्योंकि उज्जैन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो इसे याद रखना कि श्री कृष्ण गमन पथ जो है कहाँ से कहाँ तक है। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके महानिदेशक के रूप में, इसके DG के रूप में किसी नए व्यक्ति को जो है आपका चुन लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनका नाम है, आपको याद रखना है। क्या नाम है इनका, देखिए B श्रीनिवासन है, VK सिंह है, राजेश कुमार है, RK शर्मा जी है, इनका नाम याद रखना बच्चे। B श्रीनिवासन इनका नाम है, इन्हें जो है नियुक्त किया गया है NSG के नए DG के रूप में। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, इसे UAE के द्वारा किया जाएगा। पहले
आपका बांग्लादेश कर रहा था, अब जो है आपका यूएई कर रहा है। बांग्लादेश से जो है आपका इसे शिफ्ट कर दिया गया है यूएई में। बांग्लादेश में जो है आपकी क्या चल रही है, अस्थिरता चल रही है ना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो इसके कारण जो है बांग्लादेश में ये नहीं हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा पुरस्कार जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मदर टेरेसा पुरस्कारों का आयोजन अभी जो है लास्ट ईयर हुआ था, इंडिया में हुआ था, लेकिन इस बार जो है आपका ये कहाँ पे हो रहा है, ये इंडिया से बाहर है, दुबई में। कहाँ पे हो रहा है, ये दुबई में हो रहा है, ठीक है, याद रखना, इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड्स। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है, ठीक है, सीजीएसटी भवन का ये उद्घाटन किया गया है, मतलब जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है उसका उद्घाटन किया गया है, और ये हुआ है आपका राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे, उदयपुर में, राजस्थान में उदयपुर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है, पूरी तरीके से नए शहर बनाए जाएंगे, नए इंडस्ट्रियल जो है आपकी सिटी बनेंगी, तो टोटल कितने शहर बनेंगे, मैंने आपको कहा था कि इस पूरी खबर में ये इंपॉर्टेंट है कि कितने शहर बनाए जाएंगे, ठीक है, कब बनाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, कौन से स्टेट में बनाए जाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने शहर बनेंगे। तो टोटल बच्चे आपके 12 शहर बनाए जाएंगे, 12 नए, पूरी तरीके से नए शहर जो आपके बनाए जाएंगे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है मिस्टर सतीश कुमार। याद रखिएगा, रेलवे का पेपर देने जा रहे हैं तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष का नाम याद करना जरूरी है। मिस्टर सतीश कुमार इनका नाम है, ये नए अध्यक्ष बने हैं और सीईओ भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बने हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है, राज्यसभा में अभी जो है आपका निर्विरोध जो है आपके चुने गए हैं केंद्रीय मंत्री जो है, अभी इनके पास में बच्चे स्टेट मिनिस्टर का है, लेकिन इनके पास में केंद्रीय मंत्री होने का वो भी है, ठीक है। तो जॉर्ज कुरियन जो है इनका नाम है, और ये आपका कौन से स्टेट से आते हैं, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, असम है, कौन से स्टेट से जो है आपके चुने गए हैं, तो इन्हें जो है आपको चुना गया है एमपी से। मध्य प्रदेश से इन्हें चुना, इनका अपना स्टेट तो केरला है, इनका अपना स्टेट है केरला, ठीक है, लेकिन एमपी से जो है इन्हें राज्यसभा की सीट के लिए निर्विरोध चुना गया है। भारतीय एयरटेल ने संगीत और अन्य सेवाओं के लिए हाल ही में किसके साथ में साझेदारी की है, ये एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है बच्चे, भारतीय एयरटेल के साथ में हुआ है, और किस चीज़ को लिए लेकर के हुआ है, म्यूजिक और बाकी जो आपकी सर्विसेज होती हैं उसके लिए जो है आपका ये हुआ है, और जिस कंपनी के साथ में हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय एयरटेल ने आपका ये किया है एप्पल के लिए, एप्पल के साथ में, ठीक है, ये आपका एप्पल के साथ में। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया है, पिछले 5 सालों से लगातार भारत जो है इस खिताब को जीतते हुए आ रहा था, इस बार भारत को पीछे छोड़ते हुए जो है बांग्लादेश ही जीत गया है। याद रखना, ये फुटबॉल का होता है बच्चे, ठीक है, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जो है आपका, ये बांग्लादेश की टीम इस बार जीत गई है। भारतीय राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, इंडियन नेशनल चेस चैंपियन, मैंने आपको बताया था ना नेशनल चेस चैंपियन है, ये आपका किसके द्वारा जीता गया है, इनका नाम याद रखना बच्चे, इनका नाम है कार्तिक वेंकटरमन। कार्तिक वेंकटरमन कौन सा खेल खेलते हैं पूछा जाएगा, तो याद रखना है कि शतरंज खेलते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है। अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा दिया जा रहा है, अनुभव पुरस्कार को बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ, अभी हाल ही में 5 अनुभव पुरस्कार दिए गए हैं, उसके साथ में ही 10 जूरी सर्टिफिकेट दिए गए हैं, 5 महिलाओं को दिए गए हैं, ठीक है, और ये आपका अनुभव अवार्ड सेरेमनी जो अभी हुई थी विज्ञान भवन नई दिल्ली में, वहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आपको ये देख करके बताना है कि जो अनुभव पुरस्कार है वो कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा जो है आपके दिए गए हैं, तो याद रखना बच्चे, ये आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 5 वुमेन पेंशनर को, तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, इनके द्वारा जो है आपका ये दिया जाता है अनुभव पुरस्कार। किस हवाई अड्डे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा लेवल 5 प्रमाणन वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है, छत्रपति शिवाजी है, ये मैंने आपको पहले बताया था। देखिए बच्चे, ये जो हवाई अड्डा है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा जो है इसने हासिल किया है, और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा इसे जो है बच्चे लेवल 3 का सर्टिफिकेट मिला है, और ये लेवल 3 का सर्टिफिकेट पाने वाला ये क्या है, पहला भारतीय हवाई अड्डा है। तो ये पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा बना है, ये आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पे है ये आपका नई दिल्ली में। अगला है, पोलैंड में आयोजित 12वीं डायमंड लीग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारत के पहले ओलंपिक 300 मीटर स्टीपल चेस पदक विजेता कौन बन गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इनका नाम वैसे याद होगा, आप लोगों ने सुना तो है इनका नाम है बच्चे आपका अविनाश साबले। क्या नाम है इनका, अविनाश साबले।
पूछा जाएगा क्या खेलते स्टेबल चेस के खिलाड़ी हैं। 12वीं डायमंड लीग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारत के पहले ओलंपियन 3000 मीटर स्टेबल चेस में जो है आपके इन्होंने जो है आपका हिस्सा लिया है। अविनाश साबले जो है इनका नाम है। अगला है आपका भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के। अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यूपीएस को मैं आपको अलग से भी बता दूंगी क्या क्या फीचर है, क्या क्या चीज़ें इसमें एग्जाम में आने वाली है। ये प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना के तहत मूल वेतन और मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़ी हुई महंगाई राहत का कितना % पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि नई योजना है, ठीक है, तो कितना किया जाएगा। देखिए, व्हाट % ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस रिलीफ टाइड टू द इन्फ्लेशन इंडेक्स एंड इज एश्योर्ड एज पेंशन अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मतलब कि पेंशन कितना दिया जाएगा, कितना % दिया जाएगा, किसका कितना %? ये है आपकी जो मूल वेतन है आपका, जो मतलब बेसिक पे है आपका, ओरिजिनल पे है, और उसके साथ में जो आपको डियरनेस अलाउंसेस दिया जाता है, मुद्रास्फीति सूचकांक के तहत जो आपको डियरनेस अलाउंसेस दिया जाता है, इन दोनों को जोड़ करके जो आपकी टोटल इनकम बनती है उसका कितना % जो है आपका पेंशन दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो बच्चे इसमें यही है, ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है, ये आपका 50% है, ठीक है, ये आपको बहुत पूछा जाएगा अभी आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। और यूपीएस को मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगी क्या क्या फीचर्स है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में आने के लिए हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें तो हमने पढ़ ली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सी समिति की सिफारिश पे इसे लागू किया जा रहा है, और कितने % मिलेगी पेंशन के रूप में, 50% मिलेगी। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्कूली बच्चों को अंडे और फल सहित पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, देखिए योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, और कौन से राज्य सरकार के द्वारा इसे किया गया है, ये राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वजह से किया है। नाम क्या है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। देखिए, राज्यों की बहुत सारी स्कीम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से। एक और स्कीम है महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना, कौन से राज्य में शुरू की गई है? सुभद्रा योजना, महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, जहाँ पे महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं कान आपके खुल जाने चाहिए, ठीक है, उड़ीसा सरकार है, उड़ीसा सरकार है। उड़ीसा में तो अब तो सीएम भी चेंज हो गए। उड़ीसा के सीएम है आपके मोहन चरण मांझी जी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी ने उड़ीसा में महिला सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा पहल की घोषणा की है। 2024-25 से लागू होने के लिए स्वीकृत यह योजना 21 से लेकर के 60 वर्ष की आयु की 21 से लेकर के 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान करेगी। लाभार्थियों को 2 किस्तों में सालाना 10,000 रुपये सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में मिलेंगे। 10,000 रुपये एक साल में, ठीक है, 10,000 रुपये एक साल में, 2 किस्तों मिलेंगी, 5,000 जो है आपका एक किस्त बनेगी, है ना, 2 किस्तें दी जा रही है, 5,000 एक बारी में। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, एक साल के 10,000 रुपये किसको, जो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, ऐसे नहीं कि बस महिलाएं और दे दिया पैसा, है ना, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे है। महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 21 से 60 साल के बीच की जो महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा, उड़ीसा सरकार देगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना बच्चे, दिलदार मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी जी, ठीक है। वैसे आजकल सभी दिलदार बने हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी जो है आपकी, बहुत सारे के लगभग सारे ही स्टेट के हमने देख लिए कि महिलाओं के लिए फाइनेंशियल हेल्प वाली जो स्कीम है बहुत ज़्यादा आ रही है अभी, है ना। अगला है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए किस नीति को मंजूरी दे दी है? कि कैबिनेट ने, हमारे जो सेंट्रल कैबिनेट है उनके द्वारा अभी जो है बायो मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे शब्द को देखिए और ध्यान से देखिए, इन्हेंस्ड आर एन डी रक्षा और अनुसंधान, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इसमें आपका बायो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, इसमें आपका जॉब क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट भी है, इसमें आपका एंटरप्रेन्योरशिप भी है और आर.एन.डी भी है, ठीक है, यानी कि इकोनॉमी भी है। तो कौन सी वाली स्कीम थी ये, आपको भी बताया था, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि बायो E3 में ई का मतलब क्या है ना। तो बायो E3 बच्चे जो आपकी पॉलिसी है, इसे आपका मंजूरी दी गई है सरकार की तरफ से। बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है जॉब क्रिएट कैसे करनी है, इकोनॉमी को बूस्ट कैसे करना है, ठीक है, इन चीज़ों पे जो है आपका फोकस किया जाएगा, इन्वायरमेंट पर फोकस किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी इसके जो है जब इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत सारी जो है इसमें चीज़ें आएंगी ना, ये फेज़ है, कौन से स्टेट में किया जाएगा, बेसिकली किया क्या जाना है इसके तहत, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें है। तो बायो E3 पॉलिसी याद रखिएगा, ये जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए भी है। तो उसके लिए जो है आपका ये पॉलिसी है और इसे जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, तो ये आज का आपका अंतिम प्रश्न रहा और बहुत सारी बच्चे नई चीज़ें आपको पढ़ने को मिली हैं, क्योंकि हफ्ते भर जो है आपकी न्यूज़ नहीं हुई है। अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी खबरें हो गई हैं, उसे जो है आपके डेली करंट अफेयर सेशन में आपको बताया जाएगा। खबरें में जो चीज़ें आपकी शॉर्ट शॉर्ट न्यूज़ में समझाई जा सकती है ना, वही चीज़ें मैंने आपकी रखी हैं। बाकी कोई खबरें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपके डेली करंट अफेयर सेशन के साथ में ऐड करके आपको बताती रहूँगी, ठीक है। चलिए फिर, और आपको अगर आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन करनी है, नॉन टेक्निकल टेक्निकल किसी भी प्रकार का, तो आप बच्चे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मैकेनिज्म मैकेनिकल पर जरूर जाइए। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। और हर चीज़ का सबसे बेहतरीन बात है कि हर चीज़ के डेमो वहाँ पे है। तो पहले डेमो देखिए, उसके बाद में जो है अपना डिसाइड करिए कि क्या चीज़ लेनी, क्या चीज़, और अपने नीड भी देखिए, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं सोमवार को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।